नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आज 17 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे, जिसमें देश है, प्रदेश है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं हाल ही के दिनों में या कह सकते हैं आज ही जो घटित हुई हैं, उनके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं, उसी के बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आज चूंकि 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आज ऐसा कौन सा दिवस है जिसको हम मना रहे हैं या कौन सा दिवस है जो आज मनाया जा रहा है विश्व स्तर पे। तो देखा जाए तो विश्व खाद्य दिवस जो 16 अक्टूबर 2023 को मनाया गया, जो कल था। और अगर बात करें तो विश्व आघात दिवस है, वो 17 अक्टूबर को आज मनाया जा रहा है। विश्व आघात अगर दिवस की बात करें तो उसके अंदर जितनी भी प्रकार की जो एक्सीडेंटली चीजें होती हैं, जिसके अंदर दुर्घटना है, हार्ट अटैक है, इसके अलावा कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं जो व्यक्ति के साथ हो सकती हैं, उसी के लिए 17 अक्टूबर को आघात दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। 10 अक्टूबर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। लेकिन इसमें देखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंदर जब दूसरा गुरुवार आता है, चाहे वो कितनी तारीख को आए, तभी हम इसको मनाते हैं। इसके अलावा 13 अक्टूबर की बात करें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं, जबकि 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 को विश्व छात्र दिवस, और जबकि 16 अक्टूबर को, जिसको मैंने पहले बताया कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, जिसमें देश विदेश या कह सकते हैं कि विश्व के अंदर जिन जिन देशों के पास में जो निर्धन राष्ट्र है, जहां पे खाद्य सुरक्षा अभी भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, वहां पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो आरबीआई समय समय पर जो निचली जो बैंकें हैं उनको डायरेक्शंस देता है। इसके अलावा नाउ योर कस्टमर, केवाईसी जिसको बोलते हैं, अभी हाल ही में किसी बैंक पर पे जब उस बैंक ने किसी प्रकार के निर्देशों का पालन जो आरबीआई के द्वारा संपादित किए जाते हैं उनका पालन नहीं किया, तो उस पर भी आर्थिक दंड लगाया गया था। और इसी की श्रेणी में हम देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे भी क्या लगा दिया गया, जुर्माना लगा दिया, क्योंकि उसने आरबीआई के दिशा निर्देश थे उनको पालन नहीं किया था। तो देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से फैक्ट्स बन रहे हैं। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बजाज फाइनेंस और इसके अलावा आरबीएल जो बैंक है, उनमें भी आरबीआई का दखल रहता है, हस्तक्षेप रहता है, और सारी की सारी जो नीतियां वो आरबीआई के अंडर ही बनती हैं। तो सभी बैंकों को यह कह सकते हैं कि इसके अलावा जितने भी फाइनेंस से संबंधित जितनी भी कंपनीज या कह सकते हैं कोई भी अगर संस्थाएं चल रही हैं, उनके ऊपर भी आरबीआई अपना नियंत्रण रखती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोर्टन्स नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासागर में खोजी गई है। टेक्टोनिक अगर प्लेट की बात करें तो अगर भूगोल विषय को आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेटों का बहुत बड़ा रोल होता है जब किसी प्रकार की भूगर्भीय अगर कोई भी घटना होती है, जिसमें कह सकते हैं कि भूकंप का आना, इसके अलावा चक्रवात भी कह सकते हैं, या प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जितनी भी प्रकार की कोई सुनामी का आना या कोई समुद्र या कोई हलचल होती है, वहां पर भी टेक्टोनिक प्लेटों का बहुत बड़ा रोल होता है। वो खिसकती हैं जब आपस में टकराती हैं, तब इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो अब सवाल पूछा जा रहा कि पोंटस जो नामक की जो टेक्टोनिक जो प्लेट है, वो अभी फिलहाल कहां पे खोजी गई है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है प्रशांत महासागर। देखा जाए तो विश्व के अंदर अगर प्रशांत महासागर को अगर जाना जाता है कि सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर भी इसको जाना जाता है, और ये काफी महाद्वीपों में विस्तृत है, और यहीं से ये जो है वो टेक्टोनिक प्लेट को खोजा गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। लंबे समय से लुप्त टेक्टोनिक जो प्लेट है, जिसको हाल ही में प्रशांत महासागर में खोजा गया। अगर उपयोगिता के बारे में अगर बात करते हैं तो इससे क्या क्या चीजें अपने को मिलेगी, तो टेक्टोनिक जो गतिविधियां उसके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा सब कंडक्शन प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं उनमें समझ बढ़ाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए तथा खतरों से निपटने के लिए जो पहले ही आपको मिल जाए, फोरकास्टिंग जिसकी हो जाए, उसी के बारे में ये प्लेट ज्यादा से ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
किस फार्मूला वन रेसर ने कतर ग्रांड प्री 2023 को जीता है? तो अगर भारत की बात करी जाए तो अगर नोएडा में एक यहाँ पे पहले से ऑलरेडी टैग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कम ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं क्योंकि ऐसा यहाँ पे कल्चर अभी भारत में डेवलप नहीं हो पाया है। लेकिन बड़े बड़े देश कह सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका कह सकते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है, वहां पे भी जो है ग्रांड प्री के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन ये जो है ये किस फार्मूला वन रेसन में कतर, दोहा कतर के अंदर इसको आयोजित किया गया था और इसके अंदर किसने इस खिताब को जीता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, इसने ये जीता। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि लेविस हैमिल्टन जो है वो भी बहुत बड़े ग्रांड प्री के बहुत खिलाड़ी रहे हैं और अभी भी वो खेलते हैं, और इनके पास में 100 से ज्यादा इनके पास में ये खिताब इन्होंने जीत रखे हैं। इसके अलावा बात करें हैमिल्टन के बारे में, अगर बात करते हैं उसके बाद में माइकल शूमाकर के बारे में बात करते हैं कि वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा सेबेस्टियन विट्टल ये भी बहुत बड़े ग्रांड प्री के खिलाड़ी रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और अपडेट। चलिए देखते हैं। बेल्जियन डच मूल से ये आते हैं और इन्होंने, वर्स्टैपन इनका नाम है, इन्होंने कतर में आयोजित फार्मूला वन रेसिंग 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। इससे पहले वो एक बहुत बड़ी ट्रॉफी भी जीत चुके हैं जिसको विश्व चैंपियनशिप 2023 के नाम से जाना जा रहा है, उसका खिताब भी इन्होंने ही जीता था। तो ये आपने जाना कि ग्रांड प्री 2023 जो कतर में आयोजित की गई थी उसमें किसने इस खिताब को जीता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और किस देश ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन ऑब्लिक क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा सबसे बड़ा अगर साझेदार अभी देखा जा रहा है तो सऊदी अरब के साथ में हम निर्यात और आयात दोनों ही प्रकार की चीजें ज्यादा कर रहे हैं और सबसे बड़ा डेस्टिनेशन कह सकते हैं कि अगर रेमिटेंस की बात करी जाए, जो विदेशी जो मुद्रा भंडार होता है उसके अंदर भी सऊदी अरब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रवासी जो लोग हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं और वहां से अपना पैसा भारत को भेजते हैं जो डॉलर में काउंट होता है, और वही भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ज्यादा से ज्यादा काम आता है। तो ये जो है वो सऊदी अरब के अंदर ये कह सकते हैं कि वहां पे MOUs हुआ है और भारत ने इसके साथ करे हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इस समझौते के तहत भारत और सऊदी अरब बिजली ग्रिड, इसके अलावा नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन क्षमताओं के बीच समुद्र के भीतर जितने भी प्रकार की इंटरलिंक एक दूसरे को बनाने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सऊदी अरब और भारत। तो इसी के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता हाल ही के दिनों के अंदर किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कह सकते हैं, IOA है इसका, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और किस फाउंडेशन ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में अनुबंध किया है? तो थोड़े दिनों पहले एक अखबारों की सुर्खियां बनी थी कि जो रिलायंस फाउंडेशन है जिनकी को फाउंडर जिसको कह सकते हैं नीता अंबानी, तो उनके साथ में जो अभी इनके जो ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है थॉमस बाक, इन्होंने वहां पे डिनर पे भी आयोजित किया गया था वहां पे, और वहां पे वो गए थे। उनके साथ में ही रिलायंस फाउंडेशन ने भारत के अंदर ओलंपिक खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने के लिए, और भारत अभी हाल ही में कोशिश कर रहा है कि अभी हालांकि क्लियर तो नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ भविष्य के 10 साल के आसपास ओलंपिक के अंदर भारत जो है क्या करने वाला है, उसका आयोजन करने वाले देशों में भी उसका नाम शुमार हो गया है। तो इसके लिए भी चर्चा चल रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सी फाउंडेशन है जिसके साथ में ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया है, अनुबंध किया है? तो वो और कोई नहीं, वो है रिलायंस फाउंडेशन। तो इसका आंसर चला जाता है रिलायंस फाउंडेशन। देख लेते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी संग्रहालय के साथ में मिलकर भारत ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP की सफलता के लिए रिलायंस फाउंडेशन के साथ में इन्होंने गठबंधन किया है, और अभी हाल ही के दौरान मुंबई के अंदर यह गठबंधन किया गया था। और आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स के अंदर जो प्रदर्शन किया है अभी तक का जो सर्वश्रेष्ठ है, क्या पता अगली बार या कह सकते हैं 2024 के अंदर जो आयोजित ओलंपिक जो खेल होने वाले हैं वहां पे भी उम्दा प्रदर्शन देखने को अपने को मिले। तो इसी के लिए जो है वो साझा प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
इंडसइंड बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ने 3 साल में 1 करोड़ ग्राहकों को जोड़ने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? ये जो बैंक की जिसके बारे में बात करी जा रही है, सवाल जहां से पूछा जा रहा है, ये एक निजी बैंक है और इसकी स्थापना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो अब देखा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऐप बनाने वाले हैं जिसके अंदर 3 साल के अंदर 1 करोड़ कस्टमर को जोड़ने का काम किया जाएगा किसी ऐप के द्वारा, और उस ऐप का नाम है इंडी। इंडी ऐप के द्वारा 3 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को कस्टमर एज ए इंड में बनाना है, इसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अपडेट्स। इंडसइंड बैंक ने इंडी नामक एक हाइपर पर्सनलाइज्ड वित्तीय सुपर ऐप पेश किया है, और इंडी इंडस बैंक का एक नया मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो ग्राहकों को पूरी तरह से अलग अनुभव प्रदान करता है, या कह सकते हैं सफिस्टिकेटेड बैंकिंग सिस्टम के बारे में लोगों को जागरूक करता है और उनको सुविधा प्रदान करता है। हालांकि ये काम ऑलरेडी पहले से आईसीआई है, कोटक है, हालांकि भारत का सबसे बड़ा जो एसबीआई बैंक है वो भी उतनी सुविधाएं दे रहा है, लेकिन ये एक निजी बैंक है तो इसके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए या उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगर ऐसा कोई ऐप बैंक लेकर के आता है तो अपने आप में बड़ी बात है। और सबका लक्ष्य एक ही होता है कि वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, उसके जरिए लोगों तक रीच सब बैंकों की पहुंच पाए। इसी के लिए सभी बैंक साझा रूप से ये कार्य करते रहे हैं। तो देख लीजिए आप, 1994 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, और ये निजी बैंक है जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ और इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? पद्मा के बारे में मैं बात करूं तो पद्मा जो है उसको बांग्लादेश के अंदर, वैसे तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो उसको गंगा कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, जिसको दिहांग भी कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, लेकिन जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन सवाल कुछ और पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि पद्मा का जो ब्रिज बनाया गया है, ये कह सकते हैं उसकी जो परियोजना बन रही है उसमें किस देश के साथ में उन्होंने सहयोग किया है, तो उस देश का नाम है चाइना। चाइना ने BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसका वर्ल्ड के अंदर चाइना की रीच पहुंचाने के लिए एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने उसके साथ में MOU अनुबंध कर रखा है। और इसी के जरिए चीन, हमने पहले भी जाना है कि चीन अपने कर्ज जाल में छोटे छोटे देशों को फंसाता जा रहा है और उसी की गिरफ्त में आ गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश को बहुत बड़ा एक ऋण दिया किसी भी परियोजना के बहाने, और उसके बाद में आर्थिक कुचक्र में के दलदल के अंदर, जैसे कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के बहुत राष्ट्रों से इस चंगुल में उसके आ गए हैं, और कह सकते हैं कि बांग्लादेश भी उससे अछूता नहीं है। तो यही इसका आंसर है कि ये चीन ने चीन के साथ में किया है। चलते जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। चीनी रेल लिंक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI है परियोजना द्वारा बांग्लादेश को ऋण प्रदान किया गया, जिसके द्वारा पद्मा नदी पर चीन के सहयोग से वहां पे एक पुल का निर्माण किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता ही चुका हूं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस राज्य सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए कर बकाया का निपटान करने के लिए छूट और रियायतों के साथ में एक नई समाधान योजना की घोषणा करी है? जब से GST आया तो छोटे व्यापारी या कह सकते हैं कि मझोले व्यापारी, जो मिडिल बिजनेसमैन थे, उनके लिए GST के साथ में थोड़ा सा सेट होने में, समायोजन करने में काफी दिक्कतें हो रही थी और उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ गया था। इसी कर्ज का निपटान करने के लिए, लोगों को सहायता देने के लिए, व्यापारिक वर्ग को और ज्यादा सरल और सहूलियत बरतने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक क्या किया है, MOU किया है। ये कह सकते हैं नई समाधान योजना लेके आई है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए के जितने भी प्रकार के लेन देन जो बकाया थे व्यापारियों को, उनका पुनर्भरण करा जा सके, इसी के लिए योजना लेकर के आए हैं। और उस जो कह सकते हैं राज्य का नाम है वो कौन सा है? तमिलनाडु है, जो दक्षिणी राज्य है, और यहीं से समाधान योजना ये लेकर के आए हैं।
चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए के लंबे कर बकाया के निपटान हेतु छूट और रियायतों के समाधान के लिए समाधान योजना का शुभारंभ किया है, वो लेकर के आए हैं। और इसके लिए इस कदम से छोटे व्यापारी तथा बकाया ब्याज और जुर्माने लंबित मामलों से जो थे उनमें जीएसटी के बाद ये बढ़ता चला जा रहा था, और उसी का क्या निराकरण करने के लिए ये योजना लेकर के आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, क्रिस्टोफर लक्सन ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना जाना है? ये प्रधानमंत्री वो बनने वाले हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, ये एक दक्षिणपंथी सोच वाले एक लीडर हैं, और इन्होंने अभी जो न्यूजीलैंड के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर उनकी पार्टी ने बढ़त हासिल करी है, और उसके बाद में अभी वो जो है प्रधानमंत्री की पद की शपथ वो लेने वाले हैं। तो उस देश का जो नाम है वो है नीदरलैंड। तो यहां से, सॉरी नीदरलैंड नहीं है, उसका नाम है न्यूजीलैंड, माफ कीजिएगा, और यहां से ये बिलोंग करते हैं। चलिए देख लेते हैं। दक्षिणपंथी नेता क्रिस्टोफर लक्सन की पार्टी न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी ने चुनाव में बढ़त हासिल करते हुए अपनी जो कह सकते हैं बहुमत है वो हासिल करने के करीब है, और उन्होंने कर लिया है, और थोड़े दिनों बाद में आगामी दिनों में प्रधानमंत्री के तौर पे वो शपथ लेने वाले हैं। ये सवाल भी आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। युवा मितान योजना किस राज्य में शुरू करी है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने युवा मितान योजना को शुरू करा है। देखते हैं इसकी में क्या होता है। इसमें होने वाला है कि इसके अंदर युवा मितान क्लब से जुड़े हुए युवा शक्ति के रचनात्मक कार्यों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये सारी योजनाएं शुरू करी है। देश में युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों को जोड़ने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है, जिसके अंदर युवाओं को राजीव गांधी युवा मितान ये योजना है, जिसके अंदर युवाओं को इंगेज करने के लिए, उनको समावेशी विकास के थ्रू जोड़ने के लिए इस योजना को लाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जांस्कर महोत्सव कहां मनाया गया? जांस्कर एक क्या है, रीजन है, या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रेंज है पहाड़ी की, और ये हिमालय की ही रेंज है, और ये लद्दाख और कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के आसपास फैली हुई है, लेकिन विशेषकर कह सकते हैं कि ये लद्दाख रीजन में फैली है, जहाँ पे लेह लद्दाख वहाँ पे होते हैं। उनके बीच में सिंधु जो नदी है, ये जिसको कह सकते हैं इंडस रिवर जो है, वो भी इन्हीं के बीच में ही बहती है। सवाल पूछा जा रहा है कि जांस्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, तो सीधा कहाँ मनाया गया, तो सीधा इसका उत्तर है कि वो लेह लद्दाख में मनाया गया। तो लद्दाख इसका आंसर हो जाता है। और यहाँ पे लद्दाख के अंदर जब कोई भी उत्सव मनाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के दौरान जब पर्यटक वहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज करने के लिए भी जाते हैं, और सर्दियों के अंदर तो हालांकि वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, लेकिन गर्मियों के दौरान वहाँ पे मौसम खुशनुमा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग पर्यटक जाते रहते हैं। तो इसका आंसर हो गया लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इसी का देखते हैं कुछ फैक्ट्स। लद्दाख जांस्कर जो महोत्सव, उसका 8वां संस्करण पदुम जांस्कर और लद्दाख क्षेत्र में इसको मनाया गया। पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से आयोजित लद्दाख महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन और संस्कृति, अपनी जो उनकी संस्कृति है उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में संन्यास लेने की घोषणा की है? हालांकि उन्होंने संन्यास तो पहले से 2018 में ही ले लिया था, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल के जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्या होते हैं मैचेस होते हैं, जिसमें वनडे होता है, जिसको ओडीआई बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं, इसके अलावा T20 भी बोलते हैं, उन प्रकार सभी प्रकार के फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास तो ले लिया था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं जो घरेलू जितनी भी प्रकार की जो क्रिकेट खेली जाती है, जिसको काउंटी भी कहते हैं ब्रिटेन के अंदर, वहां पे मैं खेलना जारी रखूंगा। और उन खिलाड़ी का नाम है जो पूर्व कप्तान रहे ब्रिटेन के, उनका नाम है कौन सा? एलिस्टर कुक ने हाल ही के अंदर सभी फॉर्मेट में, जिसमें घरेलू क्रिकेट भी शामिल था, उससे भी उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इंग्लिश क्रिकेटर पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट में सभी फॉर्मेटों से संन्यास तो ले लिया था। हालांकि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय करियर के में तो 2018 में कर दी थी, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट तो अभी भी खेल ही रहे थे, और उन्होंने उन सभी फॉर्मेटों के साथ में घरेलू क्रिकेट को भी त्याग दिया, अथवा कह सकते हैं उन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किस शहर से है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किस शहर में है? तो किस शहर से, तो मैं आपको बताता चलूं, इसका शहर का जो संबंध है वो बेंगलुरु से है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या कहते हैं सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इससे पहले जान लेते हैं फैक्ट कि और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं या शहर हैं जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं कि किस नाम से वो जाने जाते हैं। तो देख लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस जो जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं मिलान के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दिल्ली में किस प्रतिष्ठित स्कूल को देश का नंबर 1 स्कूल का खिताब उसको जीता है? तो मैं आपको बता दूं ये एक सह शैक्षणिक या कह सकते हैं को एजुकेशनल स्कूल है और इसका नाम है वसंत वैली। तो इसको जो है वो प्राइवेट स्कूल के तौर पे अगर देखा जाए तो वहां पे इसका खिताब किसको मिला है? वसंत वैली स्कूल को मिला है। बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई और ये जब खोला गया था तो कक्षा 4 तक ही था और हर बार एक इसका स्टैंडर्ड कक्षाएं बढ़ती चली गई, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसा करके अभी तक जो है वसंत वैली अपने जो अभी जो का वर्तमान स्वरूप में आया है। और 2023 तो इसकी कैटेगरी में स्कूल के अंदर सबसे बड़े अवार्ड से उसको नवाजा गया। हालांकि इसकी शुरुआत 1990 से ही हो गई थी और लगभग आज 43 साल के आसपास उसको हो गए हैं और अभी उसने जो है देश का नंबर 1 खिताब जीता है एज ए प्राइवेट स्कूल के तौर पे। और ये इसके आपने जाने फैक्ट्स जो कक्षा 4 तक पहले शुरू की गई थी और उसके बाद में हर शैक्षणिक वर्ष के अंदर एक क्लास को और जोड़ दिया गया और वर्तमान में हम सब लोगों के सामने वो नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने उनको सम्मानित किया? या कह सकते हैं जो बाइडेन की जो धर्मपत्नी है, जिनको अमेरिका की प्रथम महिला कहा जाता है, उनके द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया। ऐसी कौन सी वो भारतवंशी लड़की है जो मात्र 17 साल की हैं और उनको अंतर्राष्ट्रीय जो बाल दिवस कह सकते हैं या बालिका दिवस है, वहां पे उन्होंने इस पुरस्कार से उस बच्ची को पुरस्कृत किया है। तो उस बच्ची का नाम है गीतांजलि राव। तो गीतांजलि राव ने भारत का मान बढ़ाया और उन्होंने वहां पे इस पुरस्कार को जीता। देख लेते हैं उनके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। या आप दिखा दें, छोटी सी बच्ची, मात्र 17 साल की ये लड़की है और आप पीछे देख रहे हैं। और भारतीय मूल की 17 वर्षीय जो है वैज्ञानिक गीतांजलि को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में भारत के लिए भी गौरव की बात है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को पहला मेडिकल कॉलेज मिला है? इसका मतलब किसी राज्य में अभी तक मेडिकल कॉलेज था ही नहीं। तो अगर ऐसी बात अगर हो रही है तो उत्तर पूर्वी राज्य जिनके बारे में ये थोड़ा कहा जाता है कि वहां पे अभी तक विकास नहीं पहुंचा है और केंद्र सरकार को बार बार प्रयास करना चाहिए कि वहां तक सब लोगों तक रीच पहुंचे। और आप मणिपुर का उदाहरण तो अभी देख रहे हैं जहां से काफी लंबे समय से हिंसा की वहां पे चर्चाएं जो है वो सुन रहे हैं, आ रही हैं खबरें। तो इसी के बीच में नागालैंड के पास में अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन इस बार वहां पे 100 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है जहां पे 85 जो सीटें हैं वो वहां के स्थानीय लड़कों या लड़कियों के लिए, छात्रों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा जो शेष जो 15 सीटें हैं वो अन्य राज्यों से, कह सकते हैं कि शेष समस्त या शेष जो भारत के राज्य हैं उनके लिए 15 सीटें हैं। इसके अलावा 85 सीटें हैं वो नागालैंड के लिए रिजर्व की गई है। और नागालैंड के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि उनको एक मेडिकल कॉलेज तो अभी मिला है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जिसमें 100 सीटें थी, जिसमें से 85 जो सीटें हैं वो उन छात्रों को समर्पित कर दी हैं, उनको दे दी हैं जो नागालैंड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो शेष 15 सीटें हैं वो अन्य भारत के लिए या कह सकते हैं शेष राज्यों के लिए ये हैं। चलिए देख लेते हैं। नागालैंड के जो अभी राज्यपाल हैं उनका नाम है एल गणेशन। इसके अलावा नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को काजू की कैटेगरी में कह सकते हैं जीआई टैग मिला है? जियोग्राफिकल इंडेक्स जो है उसके नाम से अभी बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं और इंडेक्स उनको दिए जा रहे हैं। उनका फिर उस उत्पाद पे क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। इसके अलावा उस पर कोई नकल प्रकार की कोई भी नकल उनकी नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उस पर जुर्माना, इसके अलावा उनको दंड का प्रावधान भी दिया गया है। तो उस राज्य का नाम कौन सा है? गोवा। गोवा के अंदर सबसे पहले अंग्रेज या कह सकते हैं पुर्तगाली सबसे पहले काजू की किस्म या कह सकते हैं काजू उत्पाद को लेकर के यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने जो है इसको बोना शुरू किया, उसकी खेती करना शुरू करा और वर्तमान में गोवा के जो काजू है उसको जीआई टैग मिल गया। जान लेते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। गोवा के काजू को जीआई टैग मिलने के बाद में काजू के विपणन
तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अगर मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी तो अर्थव्यवस्था में भी अपने आप ही क्या उसको प्रभाव मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय काजू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारी पैकेट पर गोवा के काजू का प्रतीक चिन्ह जो लोगो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और यही किसी जीआई टैग की अपने आप में अनूठी बात होती है कि उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता एज ए नकल करने के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? ये एक लेखिका है और उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है डॉक्टर शिव शंकरी। शिव शंकरी के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने कौन सी कितने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, इसके अलावा कौन सी चीजें करी हैं, जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके 2019 के सूर्यवंशम के लिए, उनका जो संस्मरण था सूर्यवंशम, उसके लिए सरस्वती सम्मान 2022 को सम्मानित करने के लिए उनको ये कृति जो इनकी जो बनाई गई थी, कौन सी बनाई थी, उन्होंने लिखी थी, उसका नाम था सूर्यवंशम। और शिव शंकरी के द्वारा 36 उपन्यास, 48 लघु उपन्यासों और 150 लघु कथाओं, इसके अलावा 15 यात्रा वृतांत, इनके अलावा अनेकों जीवन कथाएं जिनके बारे में कह सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी उन्होंने खासकर लिखा, और उन्हीं के बारे में आप सब सारी चीजें जान रहे हैं। तो उन्हीं को सरस्वती सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। काफी वेटरन लेखिका है और बहुत सारी कृतियां आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? कह सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करने में लगी हुई है। सहभागिता दिनों दिन, या कह सकते हैं प्रतिदिन या प्रति साल बढ़ती चली जा रही है। और इसी का ही एक अभी नायाब जो नमूना है वो देखने को मिल रहा है कि अभी हाल ही की जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर 4.2% की बढ़ोतरी के हिसाब से महिलाओं की कार्य सहभागिता दर पुरुषों के साथ क्या हो गई है, बढ़ गई है, और वर्तमान में कितनी हो गई, 37% ये हो गई है। तो ये भी आपने इस प्रश्न के द्वारा जाना। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में पता चलता है कि देश में महिला श्रम की भागीदारी दिनों दिन बढ़ रही है। 4.2% के हिसाब से इनकी बढ़ोतरी हुई है, और पहले हुआ करता था 32 के आसपास, 32.8 हुआ करता था, और अभी हो गया वो कितना, 37%। और कितनी बढ़ोतरी हुई है तो मैं आपको बताता चलूं कि 4.2% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला इस क्लास का अंतिम प्रश्न, 21वां प्रश्न, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किसको माना गया, या कह सकते हैं कौन सा है? तो शुभंकर एक ऐसी चीज होती है जो उस राज्य की प्रसिद्ध होती है, चाहे पशु है, पक्षी है, या कुछ और चीजें जिनको शुभंकर बनाया जाता है। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि एक हथिनी है जिनका नाम है जूही। तो जूही को इस बार क्या बनाया गया है, शुभंकर बनाया गया है इस खेल का। अब जूही कहां है साहब? तो जूही के बारे में आपको बता दूं कि जूही है वो बेतला नेशनल पार्क की एक हथिनी है, और जूही उनका नाम है, जो खेल गांव स्थित मरंगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा, और यहीं पे इसका शुभंकर बनाया गया है। तो आपने 21 प्रश्न मेरी इस क्लास के दौरान देखे। मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सारे मैंने प्रश्न जो पढ़े, आपको जो बताए, इसके अलावा जो फैक्ट्स की जो जानकारी दी, मैं कह सकता हूं कि किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपके जरूर ये काम में आएगी। तो आप देखते रहिए प्रकाश एजुकेशन हब। जय हिंद, जय भारत।